जिन की मोहब्बत पार्ट 1। मेरी कहानियों को सराहने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने कहानियां पसंद की। मेरी इस कहानी को भी आप सबकी सहयोग की जरूरत है। मेरा ऐसा ही साहस बढ़ाते रहिए। शुक्रिया। अब कहानी पर आते हैं। 7 साल की जीनत, निहायती खूबसूरत। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे से जैसे नूर बरसता हो। खुदा ने बहुत फुर्सत से जीनत को बनाया था। इतनी छोटी उम्र में भी लोग उसे देखते ही रह जाते थे। वो अपने अब्बू की एक ही बेटी थी। माँ उसे जन्म देते वक्त दुनिया से रुखसत हो गई थी। उसके अब्बू ने अकेले ही जीनत की परवरिश की और बहुत प्यार से पाला। जीनत स्कूल अकेले ही आती जाती थी। पास में स्कूल होने की वजह से उसके अब्बू को ज्यादा फिक्र नहीं रहती थी। जीनत स्कूल से आते वक्त बरगद के पेड़ के नीचे रोज झूला झूलने रुक जाती। सब जानते थे कि ये रोज की आदत है जीनत की। जीनत काफी देर देर तक उस झूले पर झूलती रहती। कुछ ही दूरी पर वहां एक खंडहर था। वहां कोई आता जाता नहीं था। जीनत का जब मन भरता तब घर जाती। स्कूल की छुट्टी वाले दिन उसका वक्त उसी पेड़ के नीचे गुजरता। जीनत अपनी सभी दोस्तों को लेकर वहीं खेलने जाती थी। उसे वहां अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जीनत ने बड़े होते होते जवानी की दहलीज पर कदम रखा। उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखरती जा रही थी। उसका जिस्म जैसे किसी ने अपने हाथों से तराशा हो। दिन पे दिन वो लोगों के दिलों पर कयामत डा रही। लोग उसकी खूबसूरती के ऐसे दीवाने थे कि उसकी शान में कहा जाता था, जीनत पूरे गांव की जीनत है। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने हूर को जमीन पर उतार दिया हो। लेकिन जीनत सादगी में लिपटी हुई अल्लाह की इबादत में रहने वाली अल्लाह की नेक बंदी थी, जिसे अपनी खूबसूरती का कोई घमंड नहीं था। वो और लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद नहीं करती। सादगी में रहना उसे पसंद था और उसकी यही सादगी लोगों के साथ ना दिखने वाली हवाओं को भी बहुत पसंद थी, जिससे जीनत अभी अनजान थी। जीनत ने 12वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसे घर के काम और अल्लाह की इबादत के सिवा वहीं पेड़ के नीचे झूला झूलना आज भी पसंद था। वो आज भी हर रोज वहां जाती। उसकी सहेलियों के साथ एक दिन अचानक से जीनत को ऐसा लगा जैसे दूर खड़े उसे कोई देख रहा हो। उसने अपनी बचपन की दोस्त को बोला, देख वहां कोई खड़ा हमें देख रहा है। उसकी सहेली सबा ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। सबा ने कहा, वहां कोई नहीं है, तू बस झूला झूल फिर घर भी जाना है। जीनत ने सोचा, शायद ये मेरा वहम है। जीनत ने उस तरफ फिर ध्यान नहीं दिया। सबा जीनत को लेकर घर आ गई। सबा और जीनत घर आई। जीनत अपने काम में और अपनी इबादत में लग गई। उसकी शादी के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। कुछ दिन में जीनत की मामू की बेटी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लाने वाली थी। जीनत की फोटो देखकर लड़के ने कहा, अम्मी जीनत के घर जल्दी रिश्ता ले जाओ, मुझे बहुत पसंद है। जीनत खूबसूरत ही इतनी थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। उसकी सादगी लोगों के दिल में उतर जाती है। जीनत के बचपन से बहुत रिश्तेदार थे। सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जीनत की मामू की बेटी 2 दिन बाद आने वाली थी। ये पहला रिश्ता है। जीनत का तो उसके अब्बू को भी थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था और जीनत भी बहुत नर्वस थी। नजिया जीनत की मामू की बेटी आज आने वाली है रिश्ता लेकर। उसकी मुंह बोली खाला के बेटे का। लड़का बहुत अच्छी फैमिली से है। उसे जीनत बहुत पसंद आई। जब वो लोग रिश्ता लेकर जीनत के घर पहुंचे, सभी को जीनत पसंद आई। लड़के की अम्मी ने कहा, हमें जल्दी शादी की तारीख पक्की करना चाहिए। जीनत के अब्बू ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी जीनत 18 की हुई है और फिर हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए। लड़की की शादी है, इंतजाम बहुत होते हैं। तभी नाजिया बोली, हाँ खाला थोड़ा टाइम लेना चाहिए। हम शादी पक्की कर सकते हैं। तारीख शादी की कुछ टाइम बाद निकलते हैं शान की। अम्मी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही ठीक रहेगा। हम 15 दिन के बाद सगाई की रस्म करेंगे। रिश्ता अच्छा होने के कारण जीनत के अब्बू नहीं चाहते थे कि ऐसा रिश्ता हाथ से जाए। ये सब इतना जल्दी होता देखकर जीनत नर्वस थी। उसने अपनी दोस्त सबा को ये सब बातें बोली और कहा, देखना सबा, अब्बू को मैं इतनी बोझ लगती हूँ, क्या इतनी जल्दी मेरी शादी कर रहे हैं। सबा बोली, देख एक दिन तो तुझे जाना ही है, आज नहीं तो कल तेरी शादी होना ही है। सबा जीनत को अपने साथ उसी बरगद के पेड़ के नीचे ले गई। वहां दोनों झूला झूलती हुई बात कर रही थीं। जीनत सोच में पड़ गई। सबा ने देखा कि जीनत क्या हुआ, क्या सोच रही है। जीनत ने कहा, कुछ नहीं,
बस अब्बू की फिक्र है मुझे, वो अकेले रह लेंगे मेरे बिना। इतना कहकर चुप बैठ गई। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके पास कोई आकर खड़ा हुआ है, एक साया सा। जीनत डर से घबराई, सबा का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। सबा ने कहा, जीनत क्या हुआ, क्यों इतनी घबराई हो, क्या हुआ, बोलना। जीनत ने कुछ नहीं बोला, बस सबा को घर ले आई। सबा हैरान थी, जीनत को आज हुआ क्या है, वो तो वहां से खुद कभी आने का नाम नहीं लेती, आज इतनी घबराई क्यों है। सबा घर जाने के बाद भी जीनत की फिक्र में थी, उसे ऐसा क्या हुआ। यहाँ जीनत को इतना चुप देखकर उसके अब्बू ने पूछा, बेटा क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों हो, तबीयत तो ठीक है, कोई बात है तो बोलो। जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू हम ठीक हैं, आप फिक्र ना करें। उसे मुस्कुराता देख अब्बू को राहत मिली, लेकिन जीनत अभी घबराई हुई थी। उसके दिल में डर बैठ गया, वो रात भर कांपती रही, उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह जब जीनत को बिस्तर पे देख अब्बू ने सोचा, आज जीनत अब तक सोकर नहीं उठी, ऐसा तो कभी होता नहीं, आज क्या हुआ है, इतनी देर तक क्यों सोई हुई है। अब्बू ने देखा तो जीनत बुखार से तप रही थी। जीनत के अब्बू ने अपनी बहन को बुलाया, वो पास में ही रहती हैं। कहा, नूरी तुम जीनत का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नूरी ने कहा, जी भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं जीनत के पास ही बैठी हूँ, आप जल्दी जाइए। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी बच्ची को ना जाने क्या हुआ है, वो बुखार से तप रही है, उसे होश भी नहीं कि सुबह हुई है या रात है। आप फिक्र ना करें, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। घर आकर देखा तो जीनत नींद से जागी हुई है। डॉक्टर ने देखा बुखार बहुत ज्यादा था, उसने ठंडे पानी की पट्टियां रखने को बोला। नूरी ने फौरन ही पट्टियां रखना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल सा बुखार है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा, आप ये दवाई लेकर खिला दें। जीनत ने अब्बू को देखकर कहा, अब्बू आप इतने परेशान क्यों हैं, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे रात सोते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। नूरी ने बोला, हो जाता है, फिक्र की कोई बात नहीं, तुम ठीक हो अब। जीनत के अब्बू रशीद खान ने कहा, नूरी तुम जाना चाहो तो घर जाकर देख लो, काम पड़ा होगा तुम्हारा, जीनत के पास मैं बैठता हूं। नूरी ने कहा, जी भाईजान मैं कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूं। तभी सबा वहां आ आई, उसने देखा कि जीनत अब तक बिस्तर में है। ओए क्या हुआ तुझे, आज बिस्तर छोड़ने का इरादा नहीं है क्या, चल जल्दी कर, हमें चलना है। रशीद खान बोले, बेटा आज जैनत नहीं जा सकती, उसे तेज बुखार हुआ है। सबा ने देखा और कहा, तुझे तो बुखार है तो अब मैं क्या करूं। वो जीनत के पास बैठ गई, तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर से आता हूं। रशीद खान बाहर चले गए। जीनत ने पूछा, आज इतनी जल्दी में कहाँ जाना है तुझे, बोल। सबा ने बताया कि आज उसे मिलने उसका होने वाला शौहर आने वाला है, उसी के लिए बाजार जाना था तेरे साथ। सबा की शादी बहुत टाइम पहले ही पक्की हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से पहले कभी मिले नहीं थे। वो दुबई में जॉब करता था, वो इंडिया आया था, सबा से मिलना चाहता है। सबा ने जीनत से कहा, तू मेरे साथ ही रहना, मुझे डर लग रहा है। जीनत ने कहा, लेकिन इस हालत में कैसे जा सकती हूँ, मैं तेरे साथ अब्बू नहीं मानेंगे ना। सबा ने कहा, मैं अब्बू को मनाऊंगी, तू बस तैयार हो जा प्लीज। ठीक है बाबा, तू अब्बू को बुला, मैं बात करती हूँ। रशीद खान को सबा ने कहा, चच्चा जान आपको जीनत बुला रही है। हाँ बेटा बोलो क्या बात है। जीनत, अब्बू सबा की ससुराल वाले आ रहे हैं, ये मुझे लेने आई है, आप इजाजत दे तो मैं साथ चली जाऊं। बेटा तुम्हें बुखार है, ऐसे में कैसे जाने दूं। तुम आराम करो, सबा चच्चा जान अम्मी ने कहा था जीनत को ले आना, और आप फिक्र ना करें, मैं जीनत का ख्याल रखूंगी, जल्दी ही घर छोड़ जाऊंगी। ठीक है ले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी अब्बू मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। सबा के घर मेहमान आए, रफीक, सबा का होने वाला शौहर भी अच्छा खासा दिखने में ठीक था। जीनत और सबा अंदर कमरे में थी। सबा की अम्मी ने आवाज दी, बेटा जीनत, रफीक को अंदर ले जाकर सबा से मिला दो। जीनत सामने आई और कहा, आइए आपको सबा से मिलाते हैं। रफीक ने जीनत को देखा तो बस देखता चला गया, उसकी नजर जीनत के चेहरे से नहीं हट रही थी। जीनत रफीक को सबा के पास ले आई और कहा, लीजिए सबा आपके होने वाले शौहर को हम आपके पास ले आए। सबा शर्माई नजरें झुकाकर बैठी थी और रफीक की नजरें जैसे जीनत पर आकर रुक गई। जीनत ने मस्ती करते हुए कहा, जनाब रफीक साहब, आपकी बेगम वहां है, आप हमें ऐसे ना देखो।
रफीक घबराकर, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। जीनत ने हंसते हुए सबा के पास बैठकर कहा, सबा नजर उठा के देख तो लो आपने होने वाले शौहर को। सबा ने बात करना शुरू की और बताया कि ये मेरी बचपन की दोस्त है। रफीक ने कहा, आपकी दोस्त काफी दिलचस्प लगती है, बातें भी प्यारी करती हैं, चेहरे पे तो माशाअल्लाह नूर ही नूर झलकता है, बहुत मासूम और दिल की साफ लगती है। सबा ने कहा, हाँ वो है ही इतनी प्यारी। जीनत, अरे अरे, आप दोनों मेरी तारीफ में कसीदे पढ़ते रहोगे या अपने बारे में भी बात करोगे? रफीक ने जीनत को देखते हुए कहा, आप जैसी खूबसूरत लड़की सामने बैठी हो तो फिर किसी और का ख्याल कहाँ रहेगा? जीनत ने कहा, ऐसा है तो लो, हम चले। सबा संभालो अपने होने वाले शौहर को, नहीं तो वो हमें देखते रहेंगे, बाद में बोलेंगे सबा कौन थी, मैंने देखा ही नहीं। जीनत हंसते हुए बाहर चली गई, लेकिन जीनत को रफीक का अंदाज कुछ ठीक नहीं लगा। जीनत ने सबा की अम्मी को कहा, खाला जान मैं घर जा रही हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप सबा को बोल देना। और जीनत वहां से चली गई। अचानक उसका सिर भारी होने लगा, कंधों पर बोझ बढ़ने लगा, उससे वहां खड़ा भी न रहा गया। जीनत घर जा रही थी, उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका शरीर भारी हो रहा है, कोई अनदेखी चीज उसके शरीर में आने को है। जीनत घर जाकर अपने बिस्तर पे ऐसे गिरी जैसे उसके शरीर में जान नहीं थी। यहाँ सबा को उसकी अम्मी ने बताया कि जीनत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो घर चली गईं। रफीक सबा के घर 2-4 दिन रुकने वाला था। जीनत के अब्बू ने देखा, बोले बेटा ठीक तो हो ना? जीनत ने कोई जवाब नहीं दिया। रशीद खान ने देखा और घबराकर जीनत को जगाया, कहा, जीनत बेटा क्या हुआ है? जीनत को हाथ लगाया और जोर से हिला दिया। जीनत ऐसे घबरा के उठकर बैठ गई जैसे बुरा सपना देखकर नींद खुली हो। रशीद खान जीनत की हालत देख हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ? जीनत बेटा, कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? इतनी क्यों डरी हुई हो? बोलो बेटा। जीनत कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी, वो पसीना पसीना हो गई थी। रशीद खान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर क्या हुआ जीनत को? अब्बू ने जीनत को सीने से लगा लिया, कहा, बेटा मुंह धो लो, ठीक लगेगा। कुछ देर में जीनत नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरे दिन सबा के होने वाले शौहर ने पूछा, सबा आपकी दोस्त की तबीयत अब कैसी है? सबा ने कहा, मैं उसे मिलने जा ही नहीं पाई, पता नहीं कैसी है, अभी जीनत हूं। रफीक ने कहा, हम जीनत को मिलने जा सकते हैं, अम्मी जान आप इजाजत दे तो? सबा की अम्मी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। सबा, रफीक को जीनत के घर ले जाओ, थोड़ा घुमा भी लेना। सबा और रफीक दोनों जीनत से मिलने आए। देखा जीनत घर के काम में बिजी थी। सबा ने आवाज दी, जीनत अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जीनत सबा को देख खुश हो गई और कहा, मैं अच्छी हूं, आप लोग आओ ना अंदर, वहां खड़े क्यों हो? सबा ने कहा, जीनत तेरी फिक्र हो रही थी तेरे जीजू को, वहीं अम्मी से इजाजत लेकर तुझे मिलने आए हैं। जीनत ने कहा, अच्छा किया तुम लोग आ गए, मुझे तो अब्बू घर से निकलने नहीं दे रहे। तब सबा ने कहा, चल हम घूम कर आते हैं। अम्मी ने बोला, हे रफीक को सब दिखा देना बाजार तालाब। जीनत ने कहा, तुम लोग नाश्ता करो, मैं थोड़ा काम खत्म करके चलती हूँ। तीनों घर से निकल गए, तालाब किनारे पहुंचे। सबा कुछ दूरी पे थी, रफीक जीनत के साथ में था। रफीक जीनत से बोला, जीनत तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम जैसी लड़की पसंद है। जीनत ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा, रफीक साहब हमारी सबा भी कुछ कम नहीं, लाखों में एक है, आपके घर को जन्नत बना देगी। बातें करते करते हंसी मजाक करते हुए ये लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए, जहां जीनत झूला झूलने आती है। जीनत जाकर झूले पर बैठ गई। रफीक ने जीनत के चेहरे पर खुशी देखी तो उसे लगा, जीनत मेरी बातों से मन ही मन खुश है। लेकिन रफीक ये नहीं जानता था कि जीनत की खुशी झूला झूलने से है। सबा ने जीनत को झूले से उतारा और कहा, अब मुझे भी झूलने दोगी, फिर घर भी जाना है। सबा झूला झूलने में लगी हुई थी। रफीक जीनत के करीब आया और बोला, जीनत तुम हाँ बोलो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे सबा से ज्यादा तुम पसंद हो। जीनत ने कोई जवाब नहीं दिया। रफीक ने फिर से वही बात दोहराई। जब जीनत का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने चुपके से जीनत का हाथ पकड़ लिया। जीनत ने उसकी तरफ गुस्से से ऐसे देखा कि रफीक के होश उड़ गए। जीनत की आंखों में जैसे उसे कुछ और ही दिखाई दिया, उसकी आंखें गुस्से से जैसे लाल हो गई थीं। ये सब देख रफीक ने सबा को बोला,
सबा, मुझे घर ले चलो जल्दी। सबा को सब कुछ अजीब सा लगा। कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कोई मुझे यहाँ रोक लेगा। भागो जल्दी यहाँ से घर। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।